हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 2023 में जो सीटेट की परीक्षा हुई थी उसके सीडीपी के 6 क्वेश्चन पेपर को एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 28 दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर किशोरावस्था। तो देखिए, जो बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय किशोरावस्था है। ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? देखिए, जो विकास है वो ग्रास टू फाइन होता है, मतलब कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर। सबसे पहले बड़ी मसल्स का विकास होता है और उसके बाद छोटी मसल्स का। तो यहाँ ऑप्शन है ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना। तो जिसमें आँखों की मसल्स और हाथों की मसल्स का प्रयोग होता है वो सूक्ष्म गामक कौशल के अंतर्गत आता है। तो ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना ये सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। ये गलत है। पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, इसमें भी हाथों की मसल्स का प्रयोग होगा। ये भी सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सुई में धागा डालना, सुई में धागा डालने के लिए भी हाथों की मसल्स और आँखों की मसल्स का प्रयोग होगा। ये भी सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलना और दौड़ना, जिसमें हाथों, पैरों और पूरे शरीर का प्रयोग होता है, वो स्थूल गामक कौशल के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। सामाजिकरण की प्रथम संस्था है परिवार, विद्यालय, दोस्त या फिर मीडिया। तो देखिए, सामाजिकरण की प्रथम संस्था परिवार होता है, फैमिली और पेरेंट्स होते हैं। यह मान्यता की भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है? जीववादी सोच, पदानुक्रमित सोच, केंद्रीकरण, वर्गीकरण। तो इसको कहते हैं एनिमिस्टिक थिंकिंग, जीववादी सोच। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको सभी चीज़ें सजीव लगती हैं। जैसे कभी बच्चे गिर जाते हैं या उनको किसी चीज़ से चोट लग जाती है तो क्या होता है, घर वाले उसको मार देते हैं कि तो बच्चे खुश हो जाते हैं। बच्चों को लगता है कि वो सजीव है। तो ये क्या है? जीववादी सोच। ऑप्शन ए करेक्ट है। अभिकथन ए है, 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। कारण है, जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। तो देखिए, ये सही है, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे एक समय में एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। अगर उनके सामने एक बर्तन रख दिया जाए जो ऊंचा और चौड़ा दोनों है, तो वो एक समय में एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, या तो ऊंचाई पर या फिर चौड़ाई पर। तो यहाँ कथन और तर्क दोनों सही हैं। कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संकेत और अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? पाड़, पुनर्बलन, अनुबंधन, संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो देखिए, जब बच्चे किसी चीज़ में परेशानी महसूस कर रहे हैं, वो किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो शिक्षक द्वारा उनको हेल्प करना क्या कहलाता है? पाड़ कहलाता है। स्कैफोल्डिंग। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है सहयोगात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, रटंत अधिगम या फिर निष्क्रिय अधिगम। तो बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग सहयोगात्मक अधिगम कहलाता है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षानुसार कार्य करता है? पूर्व संक्रियात्मक चरण, पूर्व परंपरागत चरण, परंपरागत चरण या फिर पश्च परंपरागत चरण। देखिए, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं दी हैं और प्रत्येक अवस्था के 2-2 चरण होते हैं। तो देखिए, यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है, परंपरागत चरण। परंपरागत चरण के अंतर्गत एक आता है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास। इसमें क्या होता है कि बच्चे दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करते हैं। वो अब खुद को अच्छा दिखाने की भावना से
कोई कार्य करते हैं, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, परंपरागत चरण के अंतर्गत आता है। एक प्रगतिशील कक्षा परीक्षा केंद्रित होती है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है या फिर शिक्षार्थी केंद्रित होती है। तो देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा शिक्षार्थी केंद्रित होती है, इसमें बच्चों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? भाषाई, स्थानिक, पारस्परिक, अंतर्वैयक्तिक या फिर अंतःवैयक्तिक। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है, पारस्परिक या अंतर्वैयक्तिक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? केवल क्षेत्रीय भाषा का, केवल हिंदी भाषा का, केवल अंग्रेजी भाषा का या फिर बच्चों की मातृभाषा का? देखिए, यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बच्चों की मातृभाषा का। 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है? लिंग भूमिका में लचीलापन, लिंग समानता, लिंग रूढ़िबद्धता, लिंग प्रासंगिकता। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है, लिंग रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। ये सोचना कि लड़कियां फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकती, वो क्रिकेट और फुटबॉल नहीं खेल सकती, उनको सिर्फ इंडोर गेम खेलना चाहिए जैसे कि गुड़िया और या फिर किचन सेट से, तो ये सब क्या है? लिंग रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। ऐसा सोचना कि फुटबॉल और क्रिकेट सिर्फ लड़के खेल सकते हैं, ये जेंडर बायस को प्रदर्शित करता है। बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। देखिए, किसी भी बच्चे को उसकी हाइट या रंग रूप के आधार पर नामीकरण करना, जैसे कि किसी बच्चे की हाइट कम है तो आप उसको छोटू कह दें या फिर उसके रंग रूप के आधार पर कोई नाम दे दें, तो ये क्या है? गलत है। उन्हें वर्गों में बांटना, जैसे कि कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है या कोई बच्चा पढ़ने में वीक है, तो उसके आधार पर उन्हें वर्गों में बांटना, इससे क्या होगा? उनमें हीन भावना का विकास होगा। अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा, वह सुसाधित करेगा, ये गलत है क्योंकि ये सीखने को बढ़ावा नहीं देगा, बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। ये सही हो जाएगा कि अगर आप बच्चों को नामीकरण करते हैं, उन्हें वर्गों में बांटते हैं, तो उनमें हीन भावना का विकास होगा। सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना, ये गलत है क्योंकि बच्चों में कंपैरिजन नहीं करना है। बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर मूल्यांकन की बात हो रही है। साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना और उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन, यहाँ पे भी सिर्फ साल के अंत में मूल्यांकन के लिए कहा जा रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, मानकीकृत मूल्यांकन या फिर मानक संदर्भित मूल्यांकन? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, रचनात्मक मूल्यांकन। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है? बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना, केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना, ये गलत है क्योंकि कुछ विद्यार्थियों पर ध्यान नहीं देना है, शिक्षक को सभी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना व उनका पृथक्करण करना, ये भी गलत है कि बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर उनका पृथक्करण किया जाए। खास जरूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना व सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए, यहाँ पे भी पृथक्करण की बात हो रही है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना। विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को ध्यान में रखना चाहिए। सभी विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना, ये बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, ये गलत है क्योंकि सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा नहीं करना है, उसको ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करना है। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना,
ये भी सही है। क्लास में इंटरेक्शन होना चाहिए, उचित संप्रेषण की व्यवस्था होनी चाहिए। अप्रत्यक्ष निर्देश देना, ये भी गलत है। विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ 1, 3 और 5 सही हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है की विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को विविध तरह के दृश्यमिक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। ये गलत है कि अगर बच्चा देख नहीं सकता और आप उसे दृश्यात्मक सामग्री दिखाएंगे, आप उसको दिखाने वाला प्रस्तुतिकरण करेंगे, तो ये गलत है। कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए। ये भी गलत है कि बच्चा देख नहीं सकता और आप उसे बिना आवाज़ की कोई मूवी दिखाएंगे, ये भी गलत है। बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र ही देनी चाहिए, तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ब्रेल लिपि के अंतर्गत इसी तरह बच्चों को शिक्षण दिया जाता है। ब्रेल लिपि में क्या होता है, उभरे हुए अंक होते हैं जिसको बच्चे टच करके उसको पढ़ पाते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? स्वलीनता, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, पठन वैकल्य या फिर गुणज वैकल्य। तो देखिए, जो गुणज वैकल्य होता है ये मैथ में कैलकुलेशन से संबंधित होता है, ये गलत है। पठन वैकल्य अधिगम अक्षमता से संबंधित है। अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशील विकार, इसमें बच्चे ज़्यादा देर तक किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। तो स्वलीनता ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर पाते, ज़्यादा लोगों के सामने बोलने में उनको हेजिटेशन होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शिक्षिका बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वह बच्चों में को बढ़ावा देना चाहती है। सृजनात्मकता, रटना, असहयोग या फिर अनुशासनहीनता। ऑप्शन ए करेक्ट है, सृजनात्मकता। जब बच्चे मिट्टी से कुछ बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि उनमें क्रिएटिविटी का विकास होगा, बच्चे सृजनात्मक होंगे। बचपन के प्रारंभिक वर्षों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शारीरिक कौशल सही है, सामाजिक कौशल ये भी सही है, संज्ञानात्मक क्षमता ये भी सही है, संवेगात्मक कौशल ये भी करेक्ट है। अमूर्त तर्क ये गलत हो जाएगा क्योंकि बचपन के प्रारंभिक वर्षों में बच्चों में अमूर्त तर्क करने की क्षमता नहीं होती है। तो यहाँ 1, 2, 3 और 4 करेक्ट हो जाएंगे। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है, ये गलत है। अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। इनाम व सजा के प्रयोग से होता है, ये भी गलत है। बारंबार वेधन तथा अभ्यास से होता है, ये भी गलत है। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझाने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाढ़, शिक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास या फिर प्रत्यक्ष निर्देश। ऑप्शन ए करेक्ट है, पाढ़। अभिकथन ए है, एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। सही है कि अगर हम बच्चों को सिखाने के लिए अपने आसपास के पर्यावरण से उदाहरण लेंगे तो वो बच्चे उससे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है, ये भी सही है। यहाँ कथन और तर्क दोनों सही हैं और कथन तर्क जो है वो कथन की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? समस्या को सही से पहचानना, समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना। तो देखिए यहाँ पर समस्या समाधान में बाधा के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना, क्योंकि सभी समस्या का हल एक ही तरीके से नहीं निकाला जा सकता।
यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन ए है, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं। ये गलत है। बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। ये भी गलत है कि ये कहना कि बच्चों में सोचने की क्षमता नहीं होती, ये गलत है। यहाँ ए और आर दोनों गलत हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है? स्मृति, क्रोध, प्यार या फिर भय? तो देखिए, क्रोध, प्यार और भय ये तीनों ही भाव हैं। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्मृति भाव नहीं है। प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके। ये गलत है, क्योंकि बच्चों को हमेशा पुनर्बलन नहीं देना होता है, उनकी हमेशा तारीफ नहीं करनी होती। अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, ये भी गलत है। बच्चों को दंडित नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा नहीं देना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। जब बच्चों को सीखने में मज़ा आएगा तो वो उनमें आंतरिक अभिप्रेरणा का विकास होगा। यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है। बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित नहीं करता, में बाधा डालता है, से संबंधित नहीं है, को सुसाधित करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को सुसाधित करता है। रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? पर्यावरणीय कारक, योग्यता की कमी। तो देखिए, योग्यता की कमी की बात नहीं हो रही, क्योंकि रूही कह रही है कि वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी, लेकिन उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की, इसके कारण उसके कम नंबर आए हैं। ऑप्शन सी है कोशिश की कमी। तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि रूही का कहना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की, मतलब कि उसने कोशिश नहीं की, जिसके कारण से उसके अच्छे नंबर नहीं आए। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम 29 दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? 28 दिसंबर को भी इससे क्वेश्चन आया था। तो ऑप्शन है चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जहाँ पर छोटी मसल्स का प्रयोग होता है, जैसे कि आँखों का, हाथों की उंगलियों का, तो वहाँ पर सूक्ष्म गतिक कौशल होता है। और जहाँ पर बड़ी मसल्स का प्रयोग होता है तो वहाँ पर स्थूल गत्यात्मक कौशल होता है। तो चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, इसमें हाथों की उंगलियों का प्रयोग होगा, तो ये सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, ये गलत है। कागज को आड़ा टेढ़ा जिगजैग तरीके से काटना, ये भी सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। धागे में माला पिरोना, इसमें भी आँखों और हाथों के मसल्स का प्रयोग होगा, तो ये भी सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। खंभे की तरफ फुटबॉल को लात से धकेलना, इसमें बड़ी मसल्स का प्रयोग हो रहा है। खंभे को तरफ फुटबॉल को पैर से धकेला जा रहा है, तो यहाँ पर स्थूल गत्यात्मक कौशल है, तो ये करेक्ट है। बच्चों का विकास से की ओर बढ़ता है, केंद्र से बाह्य, पैर से सिर, विशिष्ट से सामान्य, जटिल से सरल। तो देखिए, विकास जो है वो जटिल से सरल नहीं बल्कि सरल से जटिल की ओर होता है, ये गलत है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है विकास, ये भी गलत है। सिर से पैर की ओर होता है, ये भी गलत है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। बच्चों का विकास केंद्र से बाह्य की ओर बढ़ता है। अभिकथन ए है, बच्चों का सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। ये बिल्कुल सही है कि बच्चों का सामाजिकरण सबसे पहले परिवार में और उसके माता पिता द्वारा होता है। कारण है, परिवार बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, ये भी सही है। तो यहाँ ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए? संरक्षण, अनुक्रमता, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण या फिर तार्किक अनुप्रयोग। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार सांकेतिक प्रतिनिधिकरण की अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए।
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे वस्तुओं को श्रेणियों में विभाजित करने में सक्षम हो जाते हैं। का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था? पाड़, वस्तु स्थायित्व, स्कीमा या फिर समीपवर्ती विकास का क्षेत्र। तो स्कीमा का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं और प्रत्येक अवस्था के 2-2 चरण होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है परंपरागत, पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत या फिर औपचारिक परंपरागत। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, पूर्व परंपरागत। इसके अंतर्गत 2 चरण होते हैं, दंड एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास और साधनात्मक सापेक्षवादी सिद्धांत। तो इसमें क्या होता है कि साधनात्मक सापेक्षवादी जो अभिविन्यास होता है, इसमें बच्चे पुरस्कार पाने की अभिप्रेरणा इनमें प्रबल होती है। उनमें अदला बदली का भाव देखा जाता है। जैसे किसी बच्चे ने किसी बच्चे की पेंसिल ले ली तो दूसरा बच्चा उसका पेन ले लेगा। तो यहाँ ये भावना जो है जैसे को तैसा वाली भावना, ये पूर्व परंपरागत के अंतर्गत आती है। जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाठ प्रदान कर सकते हैं? उनमें असफलता का भय पैदा करके। तो देखिए ये गलत है, क्योंकि बच्चों में कभी भी असफलता या किसी भी प्रकार का भय पैदा नहीं करना है। उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़कर, ये भी गलत है, क्योंकि डिस्ट्रैक्टर्स जो है वो बच्चों के सामने और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये गलत है। उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करके। तो बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ना कि निरुत्साहित। ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके। अगर बच्चों को कोई भी प्रश्न का हल खोजने में समस्या हो रही है तो शिक्षक उन्हें पाठ प्रदान कर सकते हैं, उन्हें हिंट दे सकते हैं या फिर उस प्रश्न के बारे में उनको कुछ समझा सकते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म चुनिए। लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण करेक्ट है। हार्वर्ड गार्डनर जी घटक बुद्धि, ये गलत है, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे, ये भी गलत है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और लॉरेंस कोहलबर्ग, ये भी गलत है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है? ज्ञान सृजन की चाह, विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता का भाव, ये गलत है। सामाजिक संदर्भों से अलगाव, ये भी गलत है। बच्चों को सामाजिक संदर्भों से अलग नहीं करना है, बल्कि उनको उससे जोड़कर उन्हें शिक्षा दी जाती है। विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, ये भी गलत है। बच्चों को विषय वस्तु सिलेबस को रटाना नहीं है, बल्कि उनको समझाना है। कभी भी कंठस्थीकरण को सही नहीं माना जाता। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान सृजन की चाह को समुन्नत किया जाता है। मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है? अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, शारीरिक, गति संवेदी, संगीतात्मक। तो देखिए यहाँ पर नृत्य और योग कला की बात हो रही है कि मधुलिका उसमें निपुण है। तो शारीरिक, गति संवेदी बुद्धि जो है उसमें उच्च स्तर की है। ऑप्शन सी करेक्ट है। एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है। यह सीधे प्रतिनिधित्व करता है जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर समानता, जेंडर पक्षपात, जेंडर समतुल्यता। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। शिक्षक जो है वो जेंडर पक्षपात कर रहा है, जेंडर बायस है, क्योंकि वो लड़कों को ज़्यादा महत्व दे रहा है और लड़कियों को कम। तो यहाँ पर जेंडर पक्षपात है। अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का। गलत है, क्योंकि इसमें आनुवंशिकता और
पर्यावरण दोनों शामिल होते हैं। केवल पर्यावरण का, ये भी गलत है। आनुवंशिकता व पर्यावरण दोनों का, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आनुवंशिकता व पर्यावरण दोनों का परिणाम है। आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? आकलन मानकीकृत परीक्षण द्वारा किया जाना चाहिए। रचनात्मक आकलन केवल निर्देशन के अंत में होता है। मानदंड संदर्भित परीक्षण मानकों को निष्पादन तुलना का सामान्य स्तर मानकर इस्तेमाल करते हैं। अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल है, वे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में है। देखिए, एक शब्द या एक वाक्य में जिन प्रश्नों का उत्तर मिलता है वो समालोचनात्मक चिंतन के आकलन के लिए सही नहीं होते, ये गलत है। एक शब्द के जवाब वाले प्रश्न, यहाँ भी वही बात हो रही, ये भी गलत है। वे प्रश्न जिनमें केवल घोषणात्मक ज्ञान का प्रत्यास्मरण शामिल है, तो ये भी गलत है। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल हैं। समावेशी कक्षा में किसकी आवश्यकता है? मानकीकृत पाठ्यचर्या, रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा, अगम्य इमारती ढांचा या फिर विविधता को स्वीकृति। तो समावेशी कक्षा में विविधता की स्वीकृति की आवश्यकता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगम्य इमारती ढांचा समावेशी कक्षा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। रूढ़िबद्धताओं को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और मानकीकृत पाठ्यचर्या जो स्टैंडर्डाइज करिकुलम है वो भी समावेशी कक्षा के लिए उचित नहीं है, तो ये भी गलत है। अभिकथन ए है, सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। बिल्कुल सही है कि जो बच्चे सुविधा वंचित समूह से आ रहे हैं, शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। कारण है, पाठ्यचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। तो ये गलत है, क्योंकि पाठ्यचर्या की जो अभिकल्पना है वो औसत विद्यार्थियों को नहीं, सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। तो यहाँ कथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है? अधिगम विशिष्ट, संवेदी, व्यवहारात्मक या फिर गद्यात्मक। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। पठन वैकल्य अधिगम विशिष्ट विकलांगता है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वलीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है? बाधित संप्रेषण, दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह, उच्च स्तरीय शब्द भंडार, परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। जो स्वलीनता विकार से ग्रसित बच्चे होते हैं उनमें बाधित संप्रेषण होता है। ऐसे बच्चों को ज़्यादा लोगों के सामने बोलने में कठिनाई होती है। ऐसे बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर पाते। वो जब ज़्यादा लोगों के सामने बात करते हैं तो अपने ही शब्दों को रिपीट करते हैं, उनमें पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति पाई जाती है। कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर, मानकीकृत निर्देश देकर, केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करके, विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके। तो ये गलत है, कभी भी किसी भी बच्चे की उपेक्षा नहीं करनी है, केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करके। ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने की बात हो रही है, मानकीकृत निर्देश देकर। ये भी गलत है, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर। अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को रूप में प्रस्तुत किया जाता है, संदर्भ से हटकर, अप्रासंगिक, बहुत ही अमूर्त या फिर संयोजित। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को संयोजित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? सीधे सीधे उन भ्रांतियों को अस्वीकृत करना चाहिए, ये गलत है। इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए, हो सकता है। विद्यार्थियों को सही जानकारी कंठस्थ करने के लिए निर्देश देना चाहिए।
तो देखिए रटाना नहीं है, ये भी गलत है। नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करते हुए इन भ्रांतियों को मिटा देना चाहिए, ये भी गलत है। कभी भी नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग नहीं करना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए। विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, ये भी करेक्ट है। विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियाँ, ये भी सही है। तो यहाँ 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रमेश विज्ञान विषयों को पढ़ाते समय अन्वेषण, प्रयोग, विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है। वह को बढ़ावा देना चाहता है। वैज्ञानिक तर्क, ये सही है क्योंकि वह अन्वेषण और प्रयोग के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान दे रहा है। तार्किक चिंतन, ये भी सही है। कंठस्थीकरण, ये गलत है क्योंकि वह बच्चों को रटा नहीं रहा है बल्कि व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सिखा रहा है। अनुकरण, ये भी गलत है। तो यहाँ 1 और 2 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है? व्याख्यान, पूछताछ, चर्चाएं या फिर खोज या अन्वेषण? है व्याख्यान विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देता है। इसमें बच्चे निष्क्रिय श्रोता होते हैं। अभिकथन ए है, आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है। बिल्कुल सही है कि अगर बच्चे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं, अगर बच्चों में सीखने के लिए जिज्ञासा है तो वो अपनी खुशी से सीखेंगे। शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए। ये गलत है कि बच्चों को बाह्य रूप से अभिप्रेरित नहीं करना है, उनको आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को पुरस्कार या दंड के माध्यम से सिखाने का प्रयास करें, तो सिखाने के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है? कार्यात्मक स्थिरता, अपसारी चिंतन, केंद्रित ध्यान या फिर सादृश्य मूलक चिंतन? तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है, कार्यात्मक स्थिरता। एक ही तरीके से हमेशा किसी समस्या को हल करने का प्रयास, ये क्या होता है? ये गलत है। तो कार्यात्मक स्थिरता ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। वह योग्यता को अस्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह विचार दशा किस स्थिति को जन्म देती है? अधिगम असहायता, मस्तिष्क सुघट्यता, उच्च स्तरीय स्व अस्मिता या फिर संबद्धता का अभाव? यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है, अधिगम असहायता। बच्चों को लगता है कि जो सीखने की योग्यता होती है वो जन्मजात होती है, उसके लिए एक प्रयास करना व्यर्थ है, वो चेंज नहीं होगी। अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो विद्यार्थियों में सफलता के प्रति चिंता पैदा करे, उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करे, उन्हें अप्रासंगिक सूचनाओं के माध्यम से विकर्षित करे, केवल उच्चतर अधिगम योग्यता वाले विद्यार्थियों की मदद करे। बी करेक्ट है, अवधारणाओं को इस तरह प्रस्तुत करना चाहिए कि वो बच्चों के पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करे। घोषणात्मक ज्ञान किसी घटना के घटित होने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है, युक्तियों के प्रयोग के बारे में समझ की व्याख्या करता है, मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना है, समस्या समाधान प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, घोषणात्मक ज्ञान मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं को के बारे में जानना है। अब हम 9 जनवरी 2023 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है आनुवंशिकता से, शिक्षा से, संस्कृति से, सामाजिक नीतियों से। तो देखिए विकास जो है वो आनुवंशिकता से भी प्रभावित होता है, शिक्षा का भी विकास पर प्रभाव पड़ता है, संस्कृति से भी प्रभावित होता है और सामाजिक नीतियों से भी प्रभावित होता है। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है, 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं।
बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। अव्यवस्थित रूप में किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है। ये गलत है, क्योंकि विकास जो है वो किसी एक पल में नहीं हो जाता, बल्कि ये निरंतर चलता रहता है और ये निरंतरता का परिणाम है। पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है, ये भी गलत है, क्योंकि विकास जो है सभी बच्चों में समान दर से नहीं होता। इनफैक्ट जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें भी विकास समान दर से नहीं होता है, केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है। ये भी गलत है, क्योंकि विकास पर सिर्फ विद्यालय का ही प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि विकास जो है वो समाज, परिवार, संस्कृति तथा विद्यालय सभी का परिणाम होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विकास व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। छोटे बच्चों में सामाजिकरण का प्राथमिक कारक या संस्था है और द्वितीयक कारक या संस्था है। तो यहाँ ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, परिवार और पुस्तकालय। छोटे बच्चों में सामाजिकरण का परिवार प्राथमिक कारक है और पुस्तकालय द्वितीयक कारक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं? संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक? तो ऑप्शन सी करेक्ट है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? सहज क्रियाएं, स्कीमा, संकेत या फिर अवधारणाएं? तो ऑप्शन बी करेक्ट है। जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को स्कीमा के रूप में जाना जाता है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार विकास को आकार देता है सामाजिक आनुवंशिक कारक, संज्ञानात्मक संस्कृति, भावात्मक प्राकृतिक कारक या फिर शारीरिक संवेग? तो ऑप्शन बी करेक्ट है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति आकार देता है। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है? भाषा, संज्ञानात्मक द्वंद्व, सहज क्रियाएं या फिर स्कीमा? तो लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में भाषा की भूमिका पर बल दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? लेव वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे या फिर बीएफ स्किनर? तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित किया गया है। एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? दृढ़, गैर लचीला, लचीला या सुनम्य या फिर अनजान? तो ऑप्शन सी करेक्ट है। एक अध्यापक को अपने शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में लचीला या फिर सुनम्य होना चाहिए। बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षणों की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता, प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित, बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन, संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय प्राक्कलन? तो ऑप्शन बी करेक्ट है। बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना क्यों की जाती है? क्योंकि वे प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित हैं। अभिकथन ए है, जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये करेक्ट है। अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखते हैं। ये गलत है, क्योंकि इससे बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ कथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए? उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, उनको अनदेखा करना चाहिए, उनको मिटा देना चाहिए या फिर उनका दमन करना चाहिए? तो ऑप्शन ए करेक्ट है। एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत
भिन्नताओं को महत्वपूर्ण मानना चाहिए। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना, विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना, संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना, या फिर विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है? प्रश्न का उत्तर तुरंत देने के लिए कहना, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, विद्यार्थियों से बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, या फिर विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करना। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है? रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं, बाल केंद्रित उपागम, रचनात्मक आकलन, या फिर वैयक्तिक भिन्नताओं का ध्यान रखना। तो यहाँ पर अवरोध पूछा जा रहा है कि क्या अवरोध उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं जो हैं वो विद्यार्थियों के समावेशन में अवरोध उत्पन्न करेंगी। पठन वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है या देता है? तो देखिए, ये पठन वैकल्य इंग्लिश में था डिस्ग्राफिया, और डिस्ग्राफिया जो है वो लेखन क्षमता से संबंधित होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्केच बनाना। एग्ज़ाम में हिंदी में पठन वैकल्य पूछा गया था, लेकिन इंग्लिश में जो है वो डिस्ग्राफिया पूछा गया था। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जितनी अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं श्यामपट्ट पर लिखनी चाहिए। तो देखिए, अगर बच्चा देख नहीं सकता है तो वो श्यामपट्ट पर लिखी सूचनाओं को कैसे देखेगा? तो ये गलत है। कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए, ये सही है कि अगर बच्चा देख नहीं सकता है तो आपने जो बोर्ड पर लिखा है उसको जब आप बोल देंगे तो बच्चे को समझने में आसानी होगी। इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल से कार्य देने चाहिए, ये भी गलत है। बच्चों को जो है अलग नहीं करना है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रातिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल, आवेगशीलता, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल, या फिर औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि स्तर। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की विशेषता है उनमें अवरुद्ध संप्रेषण कौशल होता है, उनको ज़्यादा लोगों के बीच में बोलने में हेजिटेशन होता है। बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है? बुद्धि का निम्न स्तर। तो देखिए, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें बुद्धि का उच्च स्तर होता है, ये गलत है। बोधगम्यता का उच्च स्तर सही है। कार्यों को आसानी से छोड़ देना, छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित करके कर पाने की अक्षमता, ये दोनों भी गलत है। अभिकथन ए है, विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए, सही है। तर्क है, बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की क्षमता होती है, ये भी सही है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए? सीखी गई सामग्रियों को ज्यों का त्यों कह देना, पाठ्य पुस्तक से सीखना, संदर्भ रहित अधिगम, या फिर रचनात्मक अधिगम। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, विद्यालयों को रचनात्मक अधिगम क्रिएटिव लर्निंग पर बल देना चाहिए। प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? स्वाधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना, ये गलत है कि आप अवसर को कम कर दें। स्वाकलन हेतु अवसर देना सही है। विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना को बढ़ावा देना, ये भी गलत है, क्योंकि बच्चों में प्रतियोगिता की भावना को नहीं बढ़ाना है, मानकीकृत पाठ्यचर्या का अनुसरण करना। ये भी गलत है कि आप सिर्फ स्टैंडर्डाइज कैरिकुलम का सिलेबस का प्रयोग करें। अभिकथन ए है, अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे,
ये गलत है। तर्क है योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। ये भी गलत है, क्योंकि सीखने में सिर्फ योग्यता का महत्व नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ योग्यता को महत्व दें। तो यहाँ ए और आर दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है? कार्यात्मक स्थिरता, संज्ञानात्मक सुनम्यता या फिर लचीलापन, अपसारी चिंतन या फिर विमर्शात्मक लेखन। तो यहाँ पर अवरोध की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि किसी भी समस्या का हल सिर्फ एक तरीके से नहीं ढूंढा जा सकता। विविध प्रकार की समस्याओं के लिए बहुत सारे तरीकों का प्रयोग करना होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन ए है, अध्यापकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करें और उनको अनदेखी करने के बजाय उन पर चर्चा करें। ये सही है कि अध्यापकों को विद्यार्थियों की भ्रांतियों को अनदेखा नहीं करना है, बल्कि उस पर डिस्कशन करना है और उनको दूर करना है। ये भ्रांतियां वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप हैं जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं, और ये अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है। ये भी करेक्ट है। तो यहाँ ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। भावनाएं अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, परंतु स्मृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये गलत है, क्योंकि भावनाएं जो है वो अधिगम और स्मृति दोनों को प्रभावित करती हैं। अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती, लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे भी वही बात हो रही है। अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, साथ ही साथ स्मृति को भी। ये करेक्ट हो जाएगा। ना तो अधिगम को प्रभावित करती हैं और ना ही स्मृति को। ये भी गलत है, क्योंकि भावनाएं जो हैं वो अधिगम और स्मृति दोनों को प्रभावित करती हैं। विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य अप्रासंगिक हो, बिना किसी चुनौती वाला हो, उनके जीवन से संबंधित हो और बहुत ही अमूर्त हो। तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि विद्यार्थी सीखने के लिए अभिप्रेरित होते हैं जब कार्य उनके जीवन से संबंधित हो। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को अनदेखा करना चाहिए। ये गलत है, क्योंकि बच्चों के पूर्व ज्ञान को अनदेखा नहीं करना है, बल्कि उनके पूर्व ज्ञान को शामिल करके नया ज्ञान देना है। वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए। ये भी गलत है, क्योंकि वाक्य विन्यास और संरचना को स्पष्ट करना चाहिए। अधिगम के अति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए। ये भी गलत है। विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों को अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है? पहले पढ़ाए गए विषय से ज्ञान को संबद्ध करना, विद्यालयी संस्कृति से विमुखता का भाव, बहुसंवेदी उपागम का क्रियान्वयन या फिर रचनावाद पर आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां। यहाँ पे भी बाधा की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अधिगम में बाधा उत्पन्न करते हैं विद्यालयी संस्कृति से विमुखता का भाव जो है वो अधिगम में बाधा उत्पन्न करेगा। अब हम 10 जनवरी 2023 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है? इस बार सीटेट में ये नया क्वेश्चन आया था। मस्तिष्क नमनीयता से अर्थ है कि जो चेंजेबल हो, जिसको बदला जा सके, जिसमें परिवर्तन संभव हो। ऑप्शन है बाल्यावस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है। ये गलत है, क्योंकि विकास सभी में एक समान दर से नहीं होता, सब में भिन्न भिन्न दर से होता है। केवल आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। ये भी गलत है, क्योंकि विकास पर आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है। ये भी गलत है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाल्यावस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत का विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता है।
तो ये गलत है कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है विकास पर। एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं, कभी पारस्परिकता नहीं करते और न ही विकास को प्रभावित करते हैं। ये भी गलत है क्योंकि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं। ये भी गलत है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं। एक बालक अपना प्रारंभिक सामाजिकरण का पाठ से पाता है, विद्यालय से, मीडिया से, माता पिता या फिर अखबारों से। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। बच्चा जो है अपना प्रारंभिक सामाजिकरण जो है वो अपने परिवार से पाता है, अपने माता पिता से पाता है। ऑप्शन सी सही है। जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं? संचालन, स्कीमा, अनैच्छिक सहज क्रियाएं या फिर संप्रत्यय। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं स्कीमा कहलाती हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की है? लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे या फिर हार्वर्ड गार्डनर। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा लेव वाइगोत्स्की ने की है। चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से की महत्ता पर जोर देते हैं। संस्कृति, परिपक्वता, नकारात्मक प्रतिपुष्टि या फिर पुनर्बलन। तो चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से संस्कृति की महत्ता पर जोर देते हैं। निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था? B.F. स्किनर, हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग या फिर लेव वाइगोत्स्की। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों के क्रम को सुझाया था। अभिकथन ए है, एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। करेक्ट है। एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं। ये भी सही है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बुद्धिलब्धि IQ परीक्षण की आलोचना करने का आधार क्या है? पक्षपाती मानदंड, गुणात्मक आकलन का प्रयोग, सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना, बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पक्षपाती मानदंड बुद्धिलब्धि IQ परीक्षण की आलोचना करने का मुख्य आधार है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन में बाधक है, चिंतन को सुसाधित करती है, चिंतन को सुसाधित करने में कोई भूमिका नहीं निभाती, का चिंतन पर बहुत कम प्रभाव होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है? जेंडर रूढ़िवादिता, समावेशी उपागम, जेंडर समानता, खोजी उपागम। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। जेंडर रूढ़िवादिता ये एक सोचना कि लड़कियां सिर्फ गृह विज्ञान पढ़ सकती हैं या फिर गृह विज्ञान सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ लड़कियों के लिए है और लड़के शारीरिक शिक्षा, मैथ ये सब सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के मैथ में अच्छे होते हैं या फिर लड़कियां शारीरिक शिक्षा नहीं पढ़ सकती, वो आउटडोर गेम्स नहीं खेल सकती। ये सब क्या है? गलत है। ये जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में है। समस्या, संसाधन, रुकावट या फिर बाधा। तो कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में संसाधन है। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन। सिर्फ सत्र के अंत में किया गया मूल्यांकन अधिगम में सहायक नहीं है। गलत है। सत्र से पहले विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन, ये भी गलत है कि किसी एक अलग से शिक्षक को मूल्यांकन के लिए बुलाया जाए।
विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन, मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया गया मूल्यांकन। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन। अभिकथन ए है, किसी नए संप्रत्यय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। करेक्ट है। तर्क है, सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है। तो ये गलत है, क्योंकि सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन में बाधा नहीं पैदा करता, बल्कि ये उसमें सहायक है। तो यहाँ ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु निम्न में से क्या बाधा बन जाती है? सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का समारोह, उनके सामाजिक समूहों से संबंधित प्रेरणा स्रोतों की अभिस्वीकृति, विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रमता स्थापित करना, एक साझी राष्ट्रीय अस्मिता मनोगत करना और संबद्धता के भाव को बढ़ावा देना। तो देखिए यहाँ पर बाधा पूछा जा रहा है कि उन वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के समायोजन में क्या बाधा है। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि उन विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रमता स्थापित करना। नेक्स्ट है, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले सभी विद्यार्थी अपनी शैक्षिक विशेषताओं में एक जैसे होते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे एक समान हैं, वो एक समान सबको परेशानी महसूस होती है। विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाना चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में समावेशी शिक्षा की बात की गई है, पृथक्करण की नहीं। विद्यार्थी हमेशा अतिक्रियाशील होते हैं, ये भी गलत है। विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हों, इन विद्यार्थियों का पृथक्करण किया जाए। तो देखिए कि अलग नहीं करना है उनको, ये गलत है। बोर्ड से काफ़ी दूर उनकी सीट स्थिर कर दी जाए, ये भी गलत है कि अगर बच्चों को कम दिखाई देता है और आप उनको और ज़्यादा पीछे कर देंगे तो उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। केवल दृश्य प्रस्तुतिकरण द्वारा ही पाठ पढ़ाया जाए, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हों जिससे उनको सहायता मिल सके। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD से जूझते विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है? वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं, वे काफ़ी देर तक निर्धारित सीट पर बैठ सकते हैं, उनमें सभी को सुनने की अति सहनशीलता होती है, वे अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं। तो देखिए अवधान न्यूनता या फिर अतिक्रियाशीलता विकार में क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, वे आवेगशीलता को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं। निम्न में से कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति है? जानकारी को समझने हेतु अतिरिक्त समय देना, बहुत आसान और सरल सवाल पूछना, स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना, उनसे सफलता की निम्न उम्मीद रखना। यहाँ पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की बात हो रही है, तो उनसे सफलता की निम्न उम्मीद रखना ये तो गलत है, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं कि उच्च बुद्धि क्षमता के होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना। गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए किसी तरह के बाह्य निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा की ज़रूरत है, किसी भी तरह के बाह्य निर्देशन या अभिप्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती है। बाह्य निर्देशन की ज़रूरत होती है लेकिन किसी तरह की अभिप्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती है। किसी भी स्रोत से बाह्य निर्देशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है कि किसी तरह के बाह्य निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा की ज़रूरत है। देखिए बिना अभिप्रेरणा के सीखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चों में किसी कुछ सीखने के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा होनी चाहिए, उनमें जिज्ञासा होनी चाहिए और रुचि होनी चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं? केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा, केवल अध्यापक द्वारा कहे गए शब्दों को दोहराकर, अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा, या फिर निष्क्रिय नकल द्वारा।
यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा सीखते हैं। प्रबल रूप से शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के में सहायक है। यहाँ ऑप्शन ए ही करेक्ट है। प्रबल रूप से बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सृजन में सहायक है। निम्न में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है? विद्यार्थियों के जीवन से आधारित कार्य देना, विद्यार्थियों की रुचि आधारित कार्य देना, ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो, ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के विचारों को महत्व दे। तो देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है अधिगम प्रक्रिया में बाधक है। तो विद्यार्थियों के जीवन से आधारित कार्य देना, ये तो सही है। विद्यार्थियों की रुचि आधारित कार्य देना, अगर बच्चे जो है रुचि से सीखेंगे तो उनकी सीखने में सहायता करेगा, ये भी सही है। तो ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के विचारों को महत्व दे, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो, ये अधिगम प्रक्रिया में बाधक है। अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? अर्थपूर्ण और संदर्भित, असंदर्भित और अर्थहीन। तो अधिगम कभी भी अर्थहीन नहीं होता, ये गलत है। अर्थपूर्ण और असंदर्भित, अधिगम असंदर्भित भी नहीं होता, संदर्भित और अर्थहीन, यहाँ पे भी वही बात हो रही है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अधिगम अर्थपूर्ण और संदर्भित होना चाहिए। हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण होता है उपयुक्त हल ढूंढना। तो ये गलत है, क्योंकि बिना समस्या की पहचान किए आप हल नहीं ढूंढ सकते। समस्या का प्रस्तुतिकरण, ये भी गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समस्या की पहचान, सबसे पहला चरण होता है समस्या को पहचानना, उसको जानना। औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व ही बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनसे वे समागम करते हैं, एक संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं। एक अध्यापिका को उनकी उस तरह की समझ को पूरी तरह नकार देना चाहिए। तो ये गलत है, क्योंकि ऐसा नकारना नहीं है। मानकीकृत पाठ्यक्रम से बदल देने का प्रयास करना चाहिए, ये भी गलत है। उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए, अधिगम के लिए दोषपूर्ण और महत्वहीन मानना चाहिए। तो ये भी गलत है कि वो अधिगम में अर्थहीन नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। अभिकथन ए है, विद्यालयों को अधिगम के संवेदात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए। तो ये गलत है। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो ये भी गलत है, क्योंकि संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो यहाँ ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को के लिए प्रेरित करना होता है। प्रतिस्पर्धा, कंठस्थ स्मरण, स्वतंत्र चिंतन या फिर निष्क्रिय ज्ञान पुनरुत्पादन। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रेरित करना होता है। अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है? योग्यता के सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, कार्य के उद्देश्य को विद्यार्थियों से साझा न करके, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर, या फिर चिंतन या प्रतिवर्तन के मौके प्रदान करके। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अधिगम को सुसाधित चिंतन या प्रतिवर्तन के मौके प्रदान करके किया जा सकता है। अब हम 11 जनवरी 2023 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, जैविकीय योग्यताएं जैसे कि चलना के माध्यम से हासिल हो सकती हैं। जैविकीय योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए की आवश्यकता होती है। यहाँ ऑप्शन ए ही करेक्ट है। जैविकीय प्राथमिक योग्यताएं जैसे कि चलना परिवेश के साथ आनंदमयी अंतःक्रिया के माध्यम से हासिल हो सकती है। जैविकीय द्वितीयक योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए स्पष्ट अनुदेशन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए ही करेक्ट है। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम है। तो ये गलत है, क्योंकि विकास आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का परिणाम होता है। विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये भी गलत है, क्योंकि विकास का क्रम
सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है, ये भी गलत है क्योंकि विकास केंद्र से बाह्य की ओर होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है। प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का कारक या संस्था है? निकटतम परिवार, सांस्कृतिक धारणाएं, धार्मिक संगठन, मुद्रित संचार माध्यम। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक जो है वो निकटतम परिवार है। फैमिली और पेरेंट्स बच्चों के समाजीकरण का पृथक कारक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से प्रतिवर्तित कर सकते हैं? संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे चिंतन को मानसिक रूप से प्रतिवर्तित कर सकते हैं। जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को कहा जा सकता है समावेशन, समायोजन, वर्गीकरण या फिर संकल्पना निर्माण। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, समावेशन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और विवाद को बहुत महत्व देता है? बीएफ स्किनर द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद का सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या फिर सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है वो सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और विवाद, डिस्कशन और डिबेट को बहुत महत्व देता है। एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने के निर्णय लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा जाता है? अनुकरण, अनुकूलन, पाड़ या फिर आत्मसातकरण। तो देखिए इसको पाड़ कहते हैं। जब बच्चे किसी समस्या से जूझ रहे हों और वो किसी क्वेश्चन का हल ना ढूंढ पा रहे हों तो शिक्षक द्वारा जब उनकी मदद की जाती है तो उसको पाड़ कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया? परिकल्पित स्थितियां, कागज कलम आधारित परीक्षा, चित्रकला या फिर रिपोर्ट कार्ड्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, परिकल्पित स्थितियां। नेक्स्ट है, रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? बाल केंद्रित पाठ्यचर्या, सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को, व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा करने को या फिर चिंतन के अभिसारी तरीकों को। तो रचनावाद का समर्थन करने वाले बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को महत्व देते हैं। बुद्धिलब्धि आईक्यू परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं। तो अगर ध्यान में रखेंगे तो फिर आलोचना क्यों की जाएगी? ये गलत है। बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के एक समूह के रूप में मानते हैं, ये भी आलोचना का आधार नहीं है। परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि बुद्धिलब्धि परीक्षणों की आलोचना का मुख्य आधार है कि वे जो है परीक्षण पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं। भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि भाषा संज्ञान में सहायक होती है। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है। या फिर लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। जेंडर प्रमुख रूप से एक सामाजिक निर्मिति है, जैविक, सामाजिक, चिकित्सीय या फिर यादृच्छिक। तो जो जेंडर है वो सामाजिक निर्मिति है। अभिकथन ए है, विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। ये गलत है। तर्क है, मानकीकृत पाठ्यचर्या सभी प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखती है। ये भी गलत है। तो यहाँ ए और आर दोनों ही गलत है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी।
रचनात्मक आकलन सत्र के अंत में किया जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि रचनात्मक आकलन सत्र के अंत में नहीं बल्कि निरंतर चलता रहता है। केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम द्वारा किया जाता है, ये भी गलत है। समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, ये करेक्ट हो जाएगा। रचनात्मक आकलन समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, वो नियमित रूप से चलता रहता है। केवल एक विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया जाता है, तो ये भी गलत है। इसके लिए किसी अलग से कोई शिक्षक नहीं बुलाया जाता। निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है? बंद अंत वाले तय आधारित प्रश्न पूछना, परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों को सहयोग देना, अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना, केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा पढ़ाना। यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है, परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों को सहयोग देना। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रमुख समूह द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा में पढ़ाया जाए। ये गलत है कि किसी एक समूह को द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा में पढ़ाया जाए। उनके सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभवों को अनदेखी की जाए, ये भी गलत है कि उनके समावेशन के लिए आवश्यक है उनके सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभवों को शामिल किया जाए। उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध करवाया जाए। विद्यालय और उनके समुदाय के बीच सामाजिक दूरी कायम रखी जाए। देखिए, समावेशन के लिए आवश्यक है कि विद्यालय और उनके समुदाय के बीच की सामाजिक दूरी को कम किया जाए, ना कि कायम रखा जाए। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है, उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध करवाया जाए। डिस्लेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी लंबे निबंध लिखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, बहुत विकसित शब्दावली का प्रयोग करते हैं, पठन सामग्री को बहुत आसानी से समझते हैं, पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं। तो देखिए, जो डिस्लेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी होते हैं वो पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में कौन एक बाधक बनता है? रिकॉर्ड की गई श्रव्य सामग्री, तो ये बाधक नहीं है, ये सहायक है। ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें, ये भी बाधक नहीं है। दृश्यात्मक सहायक सामग्री के मौखिक विवरण, तो ये भी सहायक है। लिखित या मुद्रित सामग्री, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं और आप उनको लिखित या मुद्रित सामग्री देंगे तो वो उनके समावेशन में बाधक है। निम्नलिखित में से क्या ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित है? उच्च अवधान अवधि, दृढ़ आवेगशीलता, निम्न स्तरीय क्रियाशीलता या फिर सुनने के लिए विस्तारित धैर्य। तो देखिए, जो ध्यानाभाव से ग्रसित बच्चे होते हैं वो किसी चीज़ पर ज़्यादा देर तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, तो वो ऐसे बच्चे दृढ़ आवेगशीलता को प्रदर्शित करते हैं, वो इम्पल्सिव होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता है उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता, बिल्कुल करेक्ट है। रचनात्मकता की कमी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसे बच्चे क्रिएटिव होते हैं, उनमें कमी नहीं होती। बाधित संप्रेषण कौशल, ये भी गलत है। दूसरे के विचारों को नकल करने की प्रवृत्ति, तो देखिए प्रतिभाशाली बच्चों की बात की जा रही है, तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। अभिकथन ए है, एक शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसे संबद्ध एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, सही है। सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, ये गलत है, क्योंकि सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। तो यहाँ ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति निर्माण करने एवं में सक्षम लेकिन विवेचना करने में असक्षम है, ये गलत है, क्योंकि स्मृति जो है वो निर्माण करने और विवेचना करने दोनों में सक्षम होती है। निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम है, बिल्कुल करेक्ट है। विवेचना करने में सक्षम पर निर्माण करने में असक्षम है, यहाँ पे भी वही बात हो रही है, गलत है। ना तो निर्माण में और ना ही विवेचना करने में सक्षम है, ये भी गलत है। शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। बाल केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए
एक विद्यालय को बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है? सहभागिता के बहुविध साधन, भेदभाव के बहुविध तरीके। तो देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा अभिकल्प का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भेदभाव के बहुविध तरीके वो सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है? अनुरूपात्मक चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, प्रतिक्रियाओं का समुच्चय या फिर अभिसारी चिंतन। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, अनुरूपात्मक चिंतन द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है। अभिकथन ए है, विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चों में अपने परिवेश की समझ बनाने के सहज सिद्धांत मौजूद होते हैं। बिल्कुल सही है कि बच्चे जो है वो विद्यालय आने से पूर्व ही उनमें कुछ जो है समझ होती है। इस प्रकार की समझ पूरी तरह से अतार्किक है और इसकी अनदेखी करनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसको शामिल किया जाना चाहिए शिक्षण में। तो यहाँ ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भावनाएं कौशलों को प्रक्रमित करने वाली सूचना को प्रभावित करती हैं। भावात्मक विकास परिवेशीय कारकों से प्रभावित होता है। भावनाएं और संज्ञान दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। भावनाएं अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित करती हैं। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है, भावनाएं और संज्ञान दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ये कहना गलत है क्योंकि भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? जिज्ञासा, रुचि, स्पष्टता के लिए चाहत या फिर पुरस्कार पाने के लिए प्रयास। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं, बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। सीखना अधिक प्रभावी होता है जब विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए। बिल्कुल करेक्ट है। पठन सामग्री बहुत ही अमूर्त एवं जटिल हो, तो जटिल सहायक सामग्री का यूज नहीं करना है, ये गलत है। विषय वस्तु को असंबद्ध रूप से टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाया जाए, ये भी गलत है, इससे बच्चों को समझने में कठिनाई होगी। पूर्व ज्ञान से संबद्धता स्थापित न की जाए, ये भी गलत है क्योंकि पूर्व ज्ञान से संबद्धता स्थापित करके बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान दिया जाता है। एक अनुकूल समर्थित सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, सही है। विद्यार्थियों से बेहद कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए, तो ये करना गलत है क्योंकि इससे बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। महारत उन्मुख प्रतिपुष्टि देने से बचना चाहिए, ये भी गलत है। विद्यार्थियों को कोई स्वायत्तता नहीं देनी चाहिए, ये भी गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम 12 जनवरी 2023 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, विकास एक अनिरंतर प्रक्रिया है। ये गलत है क्योंकि विकास अनिरंतर प्रक्रिया नहीं बल्कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक क्रमिक प्रक्रिया है। व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं, ये गलत है क्योंकि विकास व्यक्तिगत कारकों तथा वातावरणीय कारकों दोनों से प्रभावित होता है। वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारकों से नहीं, यहाँ पे भी वही बात हो रही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है? वंशाणु, आनुवंशिकता, परिपक्वता या फिर विद्यालय। तो देखिए जो विद्यालय है वो विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक और प्रधान घटक है? जनसंचार, सांस्कृतिक प्रचलन, विद्यालय या फिर परिवार। तो परिवार जो है वो सामाजिकरण का प्राथमिक और प्रधान घटक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। संवेदीगामक अवस्था में अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती हैं। जीन पियाजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? केंद्रीकरण, समायोजन,
असंतुलनीकरण, संवेदन। तो जीन पियाजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। ऑप्शन बी सही है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र संप्रत्यय निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? जीरोम ब्रूनर, बी.एफ. स्किनर, लेव वाइगोत्स्की या फिर हावर्ड गार्डनर। तो देखिए, इसको हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। समीपस्थ विकास का क्षेत्र लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। लेव वाइगोत्स्की ने विकास को से में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। स्कीमा संप्रत्यय, ये गलत है क्योंकि स्कीमा संप्रत्यय जो है वो जीन पियाजे से संबंधित है। सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं, अनुग्रहित प्रक्रियाओं, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की ने विकास को सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं से अनुग्रहित प्रक्रियाओं में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन से घटक को विद्यार्थियों में नहीं बढ़ाना चाहिए? समस्या समाधान, निर्देशित खोज, सहयोगी अनुमान या फिर कंठस्थ स्मरण। ऑप्शन डी करेक्ट है। बच्चों में कंठस्थ स्मरण जो है, रटने को नहीं बढ़ाना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए चरणों का क्रम प्रतिपादित किया था। तो नैतिक विकास की लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाएं बताई हैं और प्रत्येक अवस्था के 2-2 चरण बताए हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 6 जो है चरण हैं। बुद्धिलब्धि IQ परीक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को मापते हैं। बुद्धिलब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है। बुद्धिलब्धि परीक्षण किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से मुक्त हैं। बुद्धिलब्धि परीक्षण हमेशा अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन बी करेक्ट है। बुद्धिलब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है। सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं, जबकि जीन पियाजे का मानना है कि डॉट डॉट को प्रभावित करते हैं। लेव वाइगोत्स्की का सुझाव है कि डॉट डॉट के निर्देशित करता है। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं, जबकि जीन पियाजे का मानना है कि संज्ञान भाषा को प्रभावित करता है। लेव वाइगोत्स्की का सुझाव है कि भाषा विचार को निर्देशित करती है। पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण है? जेंडर पूर्वाग्रह, जेंडर समता, जेंडर समानता या फिर जेंडर निष्पक्षता। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होना जेंडर पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। पुरुषों को अधिक महत्व देना महिलाओं की तुलना में, ये क्या है? जेंडर बायस का उदाहरण है। एक शिक्षक या शिक्षिका को पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए। पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति को अनदेखा कर देना चाहिए, ये गलत है। केवल अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थी की गति पर ध्यान देना चाहिए, ये भी गलत है कि जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं सिर्फ उन पर ध्यान देना, ये सही नहीं है। विद्यार्थियों के सीखने की गति में व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी करनी चाहिए, ये भी गलत है क्योंकि सभी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और उनको अनदेखा नहीं करना है, बल्कि उनको ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करना है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। एक शिक्षक या शिक्षिका को पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए। सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह सत्र के अंत में परीक्षा का आयोजन करे। तो ये गलत है कि सिर्फ सत्र के अंत में परीक्षा ली जाए या उनका बच्चों का मूल्यांकन किया जाए, ये गलत है। केवल मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग करें, ये भी गलत है। चल रही गतिविधि में बच्चे की भागीदारी के आधार पर आकलन करें। सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित करें। यहाँ बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कि जो चल रही है गतिविधि, क्लास में जो एक्टिविटी हो रही है उसके आधार पर बच्चों का मूल्यांकन किया जाए,
कि बच्चे उसमें कितने एक्टिव हैं, कितने शामिल हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की संभावना है? अनुरूपकों के प्रयोग को बढ़ावा देने से, खुले अंत वाले प्रश्न पूछने से, गहन चिंतन के लिए समय प्रदान करने से, या फिर रट कर याद करने कंठस्थीकरण को प्रोत्साहित करने से। यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है। समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पूछा जा रहा है, तो रटना जो है ये क्या करेगा, रटाने को प्रोत्साहन करना ये बाधा उत्पन्न करेगा। निम्न सामाजिक आर्थिक समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु कौन सी बात महत्वपूर्ण है? मानकीकृत पाठ्यचर्या द्वारा शिक्षण। तो देखिए हमने बहुत बार डिस्कस किया है, मानकीकृत पाठ्यचर्या जो है ये सही नहीं होता। उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की अनदेखी करना तो ये भी गलत है। उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को अनदेखी नहीं करना है, उसको ध्यान में रखकर शिक्षण करना है। पारस्परिकता के बोध का विकास करने वाली विद्यालयी संस्कृति को समुन्नत करना, केवल प्रभुत्ववादी संस्कृतियों में प्रचलित प्रथाओं को क्रियान्वयन करना, ये भी गलत है कि प्रभुत्ववादी संस्कृतियों में जो प्रचलित हैं प्रथाएं उनका आप क्रियान्वयन करें, ये भी गलत है। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। पारस्परिकता के बोध का विकास करने वाली विद्यालयी संस्कृति को समुन्नत करना। गलत शब्द जोड़ना, शब्दों को अनियमित रूप से बदलना और छोड़ देना, वाक्यों में शब्दों के क्रम को इधर उधर कर देना, यह सभी किसके स्पष्ट संकेत हैं? अधिगम अक्षमता, स्वलीनता ऑटिज्म, ध्यानाभाव एवं अतिसक्रियता विकार, या फिर श्रवण बाधिता। तो देखिए यहाँ पर श्रवण बाधिता नहीं है, ये गलत है। ध्यानाभाव एवं अतिसक्रियता विकार ये भी गलत है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चे ज़्यादा देर तक किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। स्वलीनता में बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया और बाधित संप्रेषण होता है, उनको बात करने में, ज़्यादा लोगों के सामने बोलने में हेजिटेशन होता है, ये भी गलत है। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अधिगम अक्षमता से संबंधित है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक बाधक बन सकता है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से अभिरूपित व्याख्यान टिप्पणियाँ, रिकॉर्ड किए गए श्रव्य व्याख्यान, चित्रात्मक सामग्रियों के स्पर्शनीय मॉडल, या फिर लिखित विवरण और आरेख। तो देखिए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए लिखित विवरण और आरेख ये क्या होगा, ये बाधक है। ऑप्शन डी करेक्ट है। स्वलीनता ग्रसित विद्यार्थी विशिष्ट रूप से किस व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं? उत्कृष्ट संप्रेषण कौशल, अतिक्रियाशीलता, पुनरावृत्तीय आचरण या व्यवहार, सामाजिक अंतरक्रियाओं के लिए उत्साह। तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि जो स्वलीनता से ग्रसित विद्यार्थी होते हैं उनको बात करने में कठिनाई होती है। ज़्यादा लोगों के सामने जब वो बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, अपने शब्दों को रिपीट करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पुनरावृत्तीय आचरण या व्यवहार। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वे अत्यधिक प्रयासों द्वारा सीखते हैं, वे जानकारी को समझने में अधिक समय लेते हैं, उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है, उनके विचारों में रचनात्मकता और मौलिकता की कमी होती है। तो देखिए यहाँ पर प्रतिभाशाली विद्यार्थी के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये कहना कि उनके विचारों में रचनात्मकता और मौलिकता की कमी होती है गलत है। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है, उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है। अभिकथन ए है, प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को प्रमुख रूप से व्याख्यान पद्धति का उपयोग करना चाहिए। गलत है, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए व्याख्यान पद्धति सही नहीं होती। सीखने की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा तब प्रभावी होती है जब वह निष्क्रिय श्रवण के माध्यम द्वारा की जाती है। ये भी गलत है कि जब बच्चे निष्क्रिय श्रोता होते हैं तो वो शिक्षण कभी भी प्रभावी नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ए और आर दोनों गलत हैं। वास्तविक जीवन के संदर्भों से सीखने के लिए मस्तिष्क है, इसलिए विद्यालयों को अधिगम पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट है, वास्तविक जीवन के संदर्भों से सीखने के लिए मस्तिष्क सक्षम है, इसलिए विद्यालयों को रचनात्मक अधिगम पर जोर देना चाहिए। रचनावाद किसका समर्थन करता है? शिक्षार्थियों द्वारा नए ज्ञान के सृजन का, शिक्षार्थियों द्वारा नए ज्ञान की अस्वीकृत का। तो ये गलत है, क्योंकि नए ज्ञान को अस्वीकृत नहीं करना है।
पहले से अर्जित ज्ञान के पुनरुत्पादन का, रट कर याद किए गए ज्ञान का, के प्रदर्शन का। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थियों द्वारा नए ज्ञान के सृजन का समर्थन करता है रचनावाद। कक्षा में सभी शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए विविध साधन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। संलग्नता शामिल करने के, प्रतिस्पर्धा के, भेदभाव करने के या फिर अबोध गम्यता के। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। कक्षा में सभी शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए संलग्नता शामिल करने के विविध साधन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। एक समस्या को कई मध्यवर्ती उपलक्ष्यों में विभाजित करने की युक्ति और फिर प्रत्येक मध्यवर्ती उपलक्ष्य को हल करने के साधनों का पता लगाना क्या कहलाता है? मौखिकीकरण, अनुरूपात्मक चिंतन, साधन अंत विश्लेषण या फिर कार्यात्मक स्थिरता जड़ता। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है, साधन अंत विश्लेषण। अभिकथन ए है, अध्यापकों को पढ़ाई जाने वाली अवधारणाओं के बारे में विद्यार्थियों के सहज सिद्धांतों के बारे में जानना चाहिए और उसी के आधार पर पाठ आगे बढ़ाना चाहिए। ये करेक्ट है। विद्यार्थियों के सहज सिद्धांत एक प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं हैं और आगे के अधिगम में बहुत मायने रखती हैं। ये भी सही है। तो यहाँ ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, अभिकथन ए है, विद्यालयों को ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो केवल सीखी गई सामग्री के पुनरुत्पादन पर जोर न दें। बिल्कुल सही है। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पृथक हैं। ये गलत है क्योंकि संवेग और संज्ञान जो है एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अलग नहीं होते। ये यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, ए सही है लेकिन आर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? नकद पुरस्कार जीतने के लिए पढ़ाई करना। ये आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं, बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। गलत है। अपने साथियों की प्रशंसा पाने के लिए नृत्य का प्रदर्शन करना, प्रशंसा के लिए कोई कार्य करना, ये भी बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। प्रथम स्थान पर आने के लिए दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना, ये भी बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जिज्ञासावश किसी विषय पर शोध करना, जब बच्चे जिज्ञासा से अपनी रुचि के लिए कोई काम करते हैं वो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन से कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? कक्षा का परिवेश, बिल्कुल क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है वो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। संसाधनों की उपलब्धता, ये भी करेक्ट है। शिक्षक की शिक्षण शास्त्रीय विधियाँ, शिक्षक क्लास में किन विधियों का प्रयोग कर रहा है शिक्षण में, ये भी प्रभावित करता है। विद्यार्थियों के तत्परता का स्तर, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। एक अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए किसकी आवश्यकता है? अधिक से अधिक जोखिम, विकर्षणों का न्यूनतम होना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करना या फिर अन्य गैर लचीली शैक्षणिक कार्य प्रणाली। यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विकर्षणों व्यवधान का न्यूनतम होना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।